Hello everyone, welcome to Let's Study channel. Today's topic is Indian Contact Act 1872. तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक सवाल है। सभी लोग बाइक तो चलाते ही होंगे। क्या 1872 के एरा के टाइम में क्या ट्रैफिक ऐसे ही होते थे जैसे आज होते हैं? उस समय जो ट्रैफिक होते थे वही होते हैं? नहीं जी। यानी कि उस समय 1872 के टाइम में लेस ट्रैफिक हुआ करते थे और हमारे पास लेस प्रॉब्लम्स थी, तो लेस एक्सीडेंट्स हमारे पास थे। यानी एक्सीडेंट्स की जो मात्रा थी वो कम थी बिकॉज ऑफ लेस ऑफ ट्रैफिक। अच्छा जी, नाउ इन दिस एरा 21 सेंचुरी, नाउ इट इज यू ऑल नो दैट सबके पास बाइक हैं, सबके पास गाड़ी है ज़्यादातर, और आज का जो ट्रैफिक है भी बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल। तो भैया क्या हुआ? इंक्रीज इन ट्रैफिक हुआ और इंक्रीज इन एक्सीडेंट हमारे पे देखने को मिले। हमको क्या देखने को मिला कि इंक्रीज ऑफ ट्रैफिक, यानी ट्रैफिक इंक्रीज होता है और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में एक्सीडेंट्स भी देखने को मिलते हैं ज़्यादा। ठीक, क्या करना चाहिए? तो हमारे पास प्रॉब्लम थी कि एक्सीडेंट से रिलेटेड, तो भाई सॉल्यूशन में क्या आया कि एक ट्रैफिक रूल्स बनाना है। ट्रैफिक रूल होगा तो सबसे पहले क्या किया गया, ट्रैफिक रूल बुक हमने बनाई। इस बुक को जैसे ही जब इस बुक को पार्लियामेंट से पास करवाते हैं, पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पास कराने के बाद इस एक्ट को, यानी इस बुक को हम क्या कह सकते हैं? एक्ट। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि पार्लियामेंट से पास कराने के बाद दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा से, तो इसको हम पास कराने के बाद, और पास किससे कराएंगे? पार्लियामेंट से। इस एक्ट को क्या बोलेंगे? क्योंकि ये ट्रैफिक रूल है, ट्रैफिक से रिलेटेड है, यानी कि गाड़ियों से, बाइक से रिलेटेड है, कार से रिलेटेड है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है, ठीक बात जी। बिल्कुल सिमिलरली व्हेन वी हैव द प्रॉब्लम्स रिलेटेड कॉमर्स सेक्टर्स और बिजनेस सेक्टर्स, किस तरह की प्रॉब्लम्स आएगी? यानी कि कॉमर्स में हमें प्रॉब्लम अगर हम फेस करते हैं तो हमारे पास किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है? फ्रॉड बढ़े। जी हाँ, राइट, यू ऑल आर राइट। फ्रॉड बढ़े, फ्रॉड बढ़े तो फिर सिमिलरली हमने एक रूल बुक बनाया। किस लिए बनाया रूल बुक? कि फ्रॉड कम हो जाए। किसमें? बिजनेस सेक्टर में और कॉमर्स सेक्टर में। ठीक, इसको भी सिमिलरली हम पास करवाएंगे पार्लियामेंट से। कहाँ से? पार्लियामेंट के दोनों सदनों से। ठीक, और पास कराने के बाद इसको हम क्या कह सकते हैं? एक एक्ट। क्योंकि ये रिलेटेड है कॉमर्स सेक्टर और बिजनेस सेक्टर से, तो इस कॉन्ट्रैक्ट का, इस एक्ट का नाम क्या होगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने दिया। और क्योंकि ये 1872 में पारित हुआ, बना, तो इस पूरे एक्ट का नाम हुआ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कितनी बात समझ में? अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की। जी हाँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम बात करेंगे नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की। किसकी? नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की। अच्छा जी, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो सीरियल नंबर है, केसेस है, यहाँ में प्रोमिस, एक कंसिडरेशन और इंटेंशन। ठीक है, बात करते हैं हमारे पास केसेस की। ठीक है, पहला केस, मैं इसको आपको इजी वे में समझाने के, केस के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। ए है, ए ने बी को चाय पे बुलाया, यानी ए ऑफर्स बी फॉर अ टी। बी ने बोला भाई ठीक है चाय चलेगी, लेकिन खाली खाली चाय, कुछ और? बोले क्या? जो बोलो। बोले पिज्जा, बड़ा वाला, ज्यादा बड़ा हो गया, पिज्जा और भी दो चार चीजें जो भी उनकी रही हो। ठीक, होता क्या है कि आफ्टर दैट बी डिनाइज टू कम,
मतलब वो आता ही नहीं। ए ने ऑफर किया, इस केस में पहला जो केस मैं आपको बता रहा हूं, इसमें ए ने बी को ऑफर किया है चाय पे और बी नहीं आता। बी नहीं आते तो क्या होगा, ए बी पे केस कर सकता है कि नहीं कर सकता? सोचिए आप, तब तक मैं आपको दूसरा केस बता। यहां पे हस्बैंड है, वाइफ को कहता है कि भाई आज ऑफिस से आते समय मैं आपके लिए एक गोल्ड नेकलेस लेके आने वाला, क्या आप एक्सेप्ट करोगे? बिल्कुल एक्सेप्टेड। लेकिन हस्बैंड ऑफिस से आने से पहले, मतलब आने के बाद वो भूल जाता है, नेकलेस लाना वो भूल जाता है, तो क्या वाइफ हस्बैंड पे केस कर सकती है? बताइए, कमेंट करके बताइए। नहीं, नहीं या हाँ, जो भी है आप सोचिए इसको भी थोड़ी देर के लिए, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं और हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे केस पे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन चारों केस में। एक्स ऑफर्स टू वाई अ कार फॉर सेल एंड वाई एक्सेप्टेड। ठीक है, एक्स ने ऑफर किया वाई को कि मैं कार बेचना चाहता हूं, कि आप खरीदोगे? वाई ने बोला हाँ बिल्कुल, मैं ये कार खरीद सकता हूं। इसने ऑफर किया, इनने एक्सेप्ट किया, ठीक। और बाद में वाई कार खरीदने से मना कर देता है, तो क्या इस केस में केस हो सकता है? यानी कि एक्स सू कर सकता है वाई पर? या इसका अपोजिट अगर हम देखें, क्या अगर एक्स मना कर दे कि भाई मैं कार नहीं बेच रहा, तो क्या वाई सू कर सकता है एक्स पर? 2 मिनट सोचिए, आगे बढ़ते हैं चौथे हमारे केस पर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, एक नमाजी होते हैं जो डेली नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद में, वहां पे एक मौलाना होता है, ठीक है, मस्जिद के जो मौलाना जी साहब हैं, ठीक है। तो ये जो नमाजी होता है रोज मौलाना से एक चीज पर टोकता है, वहां पे कुछ रिपेयर करने के लिए कहता है कि आपका टूटा है मस्जिद, इसको आप बनवाइए, आप बनवाते क्यों नहीं है, डेली टोकता है, ठीक है। तो एक दिन नमाजी टोक रहे होते हैं तो मौलाना जी का सबर टूट जाता है, मौलाना जी का सबर टूट जाता है और मौलाना जी कहते हैं भाई क्या बात है, अगर आपको इतनी दिक्कत है तो आप बनवा दीजिए, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं बनवा लेता हूं। तो इस केस में क्या होता है कि नमाजी बोलता है ठीक है, आप मेरे पास आ जाइएगा शाम को घर पे और मैं आपको 100 रुपीज दे दूंगा, आप इसको रिपेयर करा लीजिएगा, ठीक, आप इसको रिपेयर करा लीजिएगा। नमाजी पहुंचते हैं, सॉरी मौलाना पहुंचते हैं नमाजी के घर और ये पैसे देने से इनकार कर देते। तो क्या इस केस में मौलाना नमाजी पर केस कर सकता है या सू कर सकता है? बताइए, सोचिए। बताइए। आते हैं फिर से रिटर्न हमारे पहले केस पर। इस केस को देखने से ही लग रहा है कि ये एक व्यवहारिकता वाला केस, ठीक, यानी कि सोशल एग्रीमेंट लग रहा है ये, हाँ सोशल एग्रीमेंट कह सकते हैं इसको, बिल्कुल इसको सोशल एग्रीमेंट। और यहाँ पे जो कि हस्बैंड और वाइफ के बीच का मैटर है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? डोमेस्टिक एग्रीमेंट कह सकते हैं, सोशल एग्रीमेंट और यहाँ पे डोमेस्टिक एग्रीमेंट, ठीक है। क्योंकि ये कार बेच रहा है और ये एक्सेप्ट कर रहा है और ये रिटर्न में पैसे देगा, तो इसको कमर्शियल एग्रीमेंट कह सकते हैं एक तरह से, बिल्कुल। और ये बिल्कुल सोशल, बिल्कुल सेम, ठीक है। अब देखना क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कंसिडरेशन है कि नहीं है और इंटेंशन कैसी है, हम केस में ये देखेंगे। तो क्या इसमें कोई कंसिडरेशन है? कंसिडरेशन का सिंपल मीनिंग है, समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि समथिंग इन रिटर्न। देखिए, आपका पेपर हिंदी में भी आएगा, कुछ लोग हिंदी में दे रहे होंगे, कुछ लोग इंग्लिश में दे रहे होंगे।
मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, सॉरी पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल हिंदी में मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर कोई भी नॉर्मल इंग्लिश है, इसमें कोई मैंने हार्ड इंग्लिश का नहीं प्रयोग किया है, आप समझ सकते हैं समझने के लिए पेपर के रिलेटेड में, तो बिल्कुल सबको समझ में आएगा, सबके लिए, ठीक है। तो अगर आप हिंदी में पेपर दे रहे हैं, आपका माध्यम हिंदी है पेपर देने का भी, तब भी आप इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि कुछ तो समझ में आए, क्योंकि थोड़ी बहुत मैंने मेहनत करी है, तो हो सकता है आपको समझ में आए और अंडरस्टैंडिंग बने कि आखिर कॉन्सेप्ट है क्या चीज, ठीक है। तो इसमें समथिंग इन रिटर्न है क्या, है कि नहीं? समथिंग इन रिटर्न नहीं है भैया। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि ए ने बी को ऑफर किया चाय पे, तो क्या इसने सोचा कि अगर बी नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगा? तो इसने सोचा, ठीक है। इंटेंशन कैसी थी? क्या इनने लीगल रिलेशनशिप बनाई? क्या इनने रिटन में एग्रीमेंट किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। डोमेस्टिक, इसमें समथिंग इन रिटर्न है? बिल्कुल नहीं है। ये गोल्ड लेके आएगा, ये एक्सेप्ट करेगी, लेकिन ये रिटर्न में कुछ मिलेगा? यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, बिल्कुल जीरो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटेंशन तो वो भी बिल्कुल नहीं है। चौथे वाले केस पे आते हैं, तीसरा, 1 मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए रुकता हूँ, ठीक है। तो इसमें भी द सेम, क्या इसने सोचा अगर इन्हें मना कर दिया तो क्या होगा? नहीं, रिटर्न में कुछ नहीं है, ये इनसे पैसे लेंगे और रिटर्न में कुछ नहीं है। और सीधी सादी बात, यहाँ पर भी इंटेंशन इनकी ठीक ठाक नहीं है। क्यों? क्योंकि इनने एग्रीमेंट जो किया है वो रिटर्न में नहीं किया, ठीक है। हमारा जो ये चैप्टर है, ये रिटन एग्रीमेंट्स को ज्यादा मान्यता देता है, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक्स वाई को ऑफर कर रहा है एक कार, और बदले में रिटर्न में ये क्या देगा? पैसे देगा, ठीक है। तो यहां पे जी हाँ, समथिंग इन रिटर्न है, किसके लिए? वाई के लिए भी है और एक्स के लिए, ठीक है। तो अगर वाई कहता है कि मैं आपको इतने रुपए दूंगा कि आप मेरे को अपनी कार बेचोगे, और ये एक्सेप्ट करता है, और या तो एक्स वाई को ऑफर करता है कि मैं आपको कार बेचूंगा, क्या आप मुझे पैसे दोगे? तो दोनों केस में समथिंग इन रिटर्न दोनों के लिए है, ठीक है। और इंटेंशन, जी हाँ बिल्कुल, अगर आप कुछ लेने जाते हैं, कुछ भी आप बेचते हैं या खरीदते हैं, तो बिल्कुल आप रिटर्न लिखित में आप एग्रीमेंट करते हैं उसके साथ, कर देंगे? नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। तो ये एक मोटा मोटा सा इस चैप्टर का एक सार है कि आप इसको समझ लीजिए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है क्या। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का क्या कहता है? ऑफर्स ऑफ एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर करने वाला ऑफरी, एक्सेप्ट करने वाला एक्सेप्टेंस, नहीं एक्सेप्टेंस नहीं बोलेंगे, चलिए बाद में बताते हैं। इसमें एक ऑफर होना चाहिए, ऑफर में एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए सामने वाले व्यक्ति की कि जी मैं आपसे एग्री हूं, ठीक है। और क्या होना चाहिए? एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, ठीक है बात। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को हम एक वर्ड में अगर डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं एग्रीमेंट, ठीक है। एन एग्रीमेंट हम कह सकते हैं। तो क्या आपने ये नोटिस किया कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा टॉपिक पूरा, ठीक है। एक बार स्नैपशॉट लेते हैं पूरा जितना भी हमने आज समझा है कि भैया कोई भी एक्ट बनने से पहले, कोई भी एक्ट अगर बनता है तो उसको पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ता है, दोनों सदनों से, जो कि लोकसभा और राज्यसभा इंक्लूडेड है, ठीक है। और इस एक्ट को हमने कहा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक। और हाँ, एक चीज आपको बताना भूल गया कि 1872 का जो एक्ट बना, ये जो एक्ट था हमारा कॉमर्स एक्ट का, तो ये काफी मोटा था, ठीक है। बनते बनते ये बहुत मोटा होता गया, ठीक है। तो इसमें से हमने क्या करा? 2 पार्ट को अलग कर लिया दोस्तों। हमने क्या करा? 2 पार्ट को अलग कर लिया, ठीक है। क्यों किया गया? क्योंकि ये एक एक्ट बहुत ज्यादा हेल्दी था, बहुत ज्यादा लेंथी था। तो इसके वजन को कम करने के लिए हमने क्या किया? इसको इसमें से एक पार्ट अलग किया 1930 में, ठीक है। कब किया? 1930 में इसको हमने अलग किया और इस एक्ट को नाम दिया सेल्स ऑफ गुड एक्ट, ठीक है।
सेल्स ऑफ गुड एक्ट को अलग किया और 1930 में हमने इसका नाम दिया सेल्स ऑफ गुड। ठीक है, दूसरा पार्ट जो हमने इसमें से अलग किया वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। ठीक है दोस्तों, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमने 1932 में इसमें से अलग कर लिया और इसमें से दो पार्ट अलग कर लिए। पहले हमारे पास था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और इसमें से अलग करने के बाद हमने सेल्स ऑफ गुड एक्ट ये अलग करा और ये अलग करा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। मैंने 4 केसेस के बारे में बताया जिसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, यानी कि कमर्शियल एग्रीमेंट्स। कमर्शियल एग्रीमेंट ही हमारे ज्यादा वैलिड एग्रीमेंट मानते हैं। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम बात करेंगे इसके आगे। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।